everyone, class 12th RBSC। डियर स्टूडेंट, सर्जन पुस्तक का अध्याय 15 तौलिए एकांकी है। इसके लेखक उपेंद्रनाथ अश्क हैं। सबसे पहले मैं आपको लेखक परिचय समझा रही हूँ, ठीक है। उपेंद्रनाथ अश्क का जन्म पंजाब के जालंधर नगर में 1910 में हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। इसके अनुभव एवं साहित्य लेखन का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। ये प्रसादोत्तर काल के प्रमुख रचनाधर्मी माने जाते हैं। उन्होंने पाश्चात्य नाटक साहित्य से प्रेरणा प्राप्त की, परंतु तथ्यपरक दृष्टि से उसे अपना बना दिया। उन्होंने कविता, नाटक, एकांकी, आलोचना आदि सभी विधाओं पर लिखा। इनकी मृत्यु 1996 में हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, शहर में घूमता आईना आदि उपन्यास, अंकुर, नासूर, काले साहब, पिंजरा, ये इनकी कहानियाँ, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, अंजो दीदी, भंवर, उड़ान, बड़े खिलाड़ी इनके प्रमुख नाटक थे। ये इनकी एक एकांकी है तौलिया। इस एकांकी में इन्होंने शिष्टाचार, सभ्यता व तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर व खोखलेपन को बखूबी से अभिव्यक्त किया है। हमारी जीवन शैली में कृत्रिमता व दिखावटीपन पसरता जा रहा है। रिश्तों की प्रगाढ़ता शिथिल होती जा रही है। स्वच्छता व सलीका पसंदगी का दिखावा हमारी आत्मीयता पर बोझ स्वरूप है। इन दिखावों में रिश्तों की गर्माहट लुप्त होती जा रही है। सहजता एवं सरलता से जीवन जीने में जो खुशी व आनंद मिलता है वह अत्यंत दुर्लभ है। जीवन का रहस्य बाह्य तड़क भड़क में नहीं बल्कि अंतर की दृढ़ता में है। देखिए, यही बताया गया है कि जो जीवन का रहस्य वो बाहरी तड़क भड़क में नहीं बल्कि आपसी रिश्तों में प्रेम होना चाहिए। दिखावटीपन के पीछे हमें नहीं भागना। इस एकांकी में जो मुख्य पात्र हैं वो है मधु और वसंत, और जो इनके सहयोगी पात्र हैं वो मंगला, सुरो आदि इस पात्र में सहयोगी पात्र हैं। मुख्य पात्र देखिए वसंत और मधु हैं, फिर चिंती, मंगला, सुरो ये सहयोगी पात्र हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें एकांकी में सबसे पहले कमरे के दृश्य के बारे में बताया गया है कि बसंत के ड्राइंग रूम में उठता है। ड्राइंग रूम न बहुत बड़ा है न बहुत छोटा है, सजा हुआ नहीं है। वसंत एक 250 मासिक पाता है, पर नई दिल्ली में 250, लेकिन वह फर्म का मैनेजर है इसलिए टेलीफोन लगा है। कमरा भी सजा है, बाईं दीवार के साथ एक मेज लगी है, उस पर कागज पत्रों के अतिरिक्त टेलीफोन रखा हुआ है। मेज के इधर एक दरवाज़ा है जो अंदर कमरे में जाता है। ये घर के बारे में बताया कि उनका घर कैसे बना हुआ है, कैसे सजा हुआ है, क्या क्या सामान है। किसका घर? मधु का घर। मेज के उस ओर कोने में एक अंगीठी है, किंतु आग शायद इसमें नहीं जलती क्योंकि अंगीठी का कपड़ा अत्यंत सुंदर है। उस पर सजावट की चीज़ें रखी हुई हैं, वैसी ही जैसी मध्यवर्गीय घरों में होती हैं, लेकिन वे बिखरी नहीं हैं और करीने से लगी हुई हैं। 2 पीतल के गुलदान दूसरी वस्तुओं के अतिरिक्त अंगीठी के दोनों कोनों पर रखे हुए हैं। इसी अंगीठी के कपड़े की लंबी झालर को छूता हुआ एक रेडियो सेट नीचे एक छोटी सी मेज पर रखा है, जिसमें मेजपोश का डिज़ाइन अंगीठी के कपड़े से मैच करता है और मधु भी सुरुचि का पता देता है। अंगीठी के ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर लटक रहा है, जिससे कि मेज पर बैठे हुए व्यक्ति को एन सामने पड़े कैलेंडर को एक नज़र देखने से मालूम होता है कि नवंबर का महीना है। अंगीठी के बराबर एक दरवाज़ा है जो रसोई में जाता है। इस दरवाजे से जरा हटकर सामने की दीवार के साथ एक बैत कोच का सेट है। उसके आगे एक तिपाई पड़ी है। सेट की
सेट की गद्दियाँ सुंदर और सुरुचिपूर्ण है। तिपाही का कवर अंगीठी के कपड़े से मैच करता है। सामने दीवार के बाईं ओर कोच से जरा हटकर एक दरवाज़ा है जो स्नानागृह को जाता है। बाईं दीवार के साथ साथ श्रृंगार की मेज लगी है जिससे वसंत और मधु दोनों अपने टॉयलेट का काम में लेते हैं। इसके ऊपर खूंटियों पर तौलिए टंगे हैं। मेज के दोनों ओर एक दो कुर्सियां पड़ी हैं। दाईं दीवार में इधर और एक दरवाज़ा और बाहर जाता है। पर्दा उठाते समय हम बसंत को श्रृंगार की मेज पर बैठे हजामत बनाते देखते हैं। वास्तव में वह हजामत बना चुका है और तौलिए से मुंह पहुंच रहा है। देखिए इस एकांकी में पहले अभी क्या बताया, घर किस तरीके से व्यवस्थित करीने से सब कुछ मैचिंग की, कैसे घर की साज सज्जा की हुई है। फिर सबसे पहले जब ये एकांकी स्टार्ट होती है तो इसमें लेखक क्या बता रहे हैं कि हमने बसंत को पाया तौलिया से मुंह पहुँचते हुए। तभी रसोई के दरवाजे से स्वेटर बुनती हुई मधु प्रवेश करती है। मधु बसंत की पत्नी है। यह फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया। मैं कहती हूँ आप वसंत मुंह पहुँचते हुए ओहो यह कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। बात यह है कि मदन के तौलिए छोटे हैं और हजामत मधु और हजामत के तौलिए कैसे हैं, जरा आँख खोल कर देखिए। हजामत के तौलिए कितने रंगीन हैं, बीसियों धारियों पड़ी हैं उसमें, और मदन के कितने सादे हैं वसंत, लेकिन रोएदार तो मधु। दोनों ही हैं जी, आंखें बंद करके आदमी दोनों का अंतर बता सकता है। मैं कहती हूँ बसंत, वास्तव में मेरा ध्यान दूसरी ओर था। लाओ मुझे हजामत का तौलिया दे दो। कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दिया। अर्थात देखिए मधु उसे टोकती है कि तुमने दूसरे के तौलिए को क्यों उठा लिया। उसने हर चीज़ के हाथ मुंह पोंछने का तौलिया अलग, नहाने का अलग, हजामत बनाने का अलग। मधु खूंटी पर टंगा तौलिया उठा करे, यह तो टंगा है सामने वसंत। मैंने ऐनक उतार रखा है और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। खिसियाती हंसी हंसता है। जी आपकी दुनिया, जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। मुंह फूला दम से कोच में धंस जाती है और चुपचाप स्वेटर बुनने लगती है। वसंत हजामत का सामान रखता है, फिर अचानक उसकी ओर देखकर, तुमने फिर मुंह फुला लिया, नाराज हो गई हो मधु। नहीं मैं नाराज नहीं, तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह नहीं पहचान सकता। मधु मैं कब कहती हूँ। वसंत सामान वैसे ही छोड़कर कुर्सी की ओर घूमते हुए, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा भावों को छिपा लेने की निपुणता तुम्हें प्राप्त नहीं। तुम्हारी उपेक्षा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएं तुम्हारी आकृति प्रतिबिंबित हो जाती है। तुम मेरी आदतें बुरी लगती हैं, पर मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। अपने संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में सब कुछ बता दिया था मैंने अपने सब पते में। देखिए वसंत क्या कह रहे हैं कि तुम जब नाराज होती हो तुम्हारे चेहरे पर सारे भाव पता चल जाते हैं, और मैंने मेरे बारे में सब कुछ तुम्हें बता रखा था कि मैं कैसा हूँ, किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। मधुमेज पर रख दिए थे। उसी तरह व्यंग से हंसकर मैं कब इनकार करती हूँ। वसंत तुम्हारी ऐसी कितनी विशैली है। इस तरह विष घोल घोल कर तुमने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया। वसंत कहते हैं कि तुम्हारी हंसी भी बनावटी लग रही है। वसंत मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं कि मैं स्वयं सफाई का बड़ा भारी समर्थक हूँ। मधु हंसती है, इसमें क्या संदेह है, और मुझे स्वयं गंदगी पसंद नहीं। मधु सिर्फ हंसती है। वसंत पर मैं तुम्हारी तरह अरिस्टोक्रेट्री वातावरण में नहीं पला और मुझे न जागते नहीं आती। हमारे घर में सिर्फ एक तौलिया होता था और हम 6 भाई उसी से काम में लाते थे। मधु आप मुझे अरिस्टोक्रेट कहकर मेरा उपहास करते हैं। अब मैं कब कहती हूँ कि 10 तौलिए हों। वसंत 10 और किस तरह होते हैं। नहाने का अलग, हजामत बनाने का अलग, हाथ मुंह पोंछने का अलग, और फिर तुम्हारे और मदन के अलग। मधु लेकिन मैं पूछती हूँ इसमें दोष क्या है। जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों न 10-10 तौलिए रखें। कल परमात्मा न करे हम इस योग्य न रहें तो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती है। तौलिए न सही, खादी के अंगोछे सही,
कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन जिस तौलिए से किसी दूसरे ने बदन पहुंचा हो उससे किस प्रकार कोई अपना शरीर पहुंच सकता है। वसंत, मैं कहता हूँ हम 6 भाई एक ही तौलिए से बदन पहुंचते थे। देखिए, पूरी एकांकी एक तौलिया पर आधारित, और इसी तौलिया पर कितना आपसी मतभेद हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, अलग अलग रहने लग जाते हैं। वसंत, हम में से किसी को कभी कोई बीमार नहीं हुआ। वसंत कह रहे कि हम पहले घर में 6 बहन भाई होते थे, एक तौलिया होता था। वसंत, तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं, फिर रोग इस तरह नहीं बढ़ता। रोग बढ़ता है कमजोरी से, जब हमारे शरीर में रोगों से लोहा लेने वाले लाल कीटाणु कम हो जाते हैं। चूहा सेधन शाह की बात जानती हो? देखिए, वसंत ने क्या कहा कि जब हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रहती तब व्यक्ति बीमार होता है, तौलियों को यूज़ करने से नहीं। मधु, चूहा सेधन शाह। वसंत, शिकार करने के विचार से कुछ अफसर चूहा सेधन शाह गए। उनमें अमेरिका के रॉक फेलर ट्रस्ट में कुछ डॉक्टर भी थे। लंच के समय उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी। बैरे ने आकर बताया कि कुआं नहीं, लोग जोहड़ का पानी पीते हैं। डॉक्टरों को विश्वास नहीं आया, क्योंकि जोहड़ का पानी मैला कीचड़ था, इसमें ऐसी कोई भी बीमारी होगी जिससे कोई उस पानी में न हो। और चूहा सेधन शाह के जाट हष्ट पुष्ट लंब तड़ंगे थे। मधु, तो क्या आप चाहते हैं हम जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दें? वसंत उठकर कमरे में घूमता हुआ, तुम इस बात पर अपनी विषाक्त हंसी बिखेर सकती हो। तुम्हें मालूम हो कि अमेरिका के डॉक्टर वहीं रहे, एक जाट के रक्त का उन्होंने विश्लेषण किया। मालूम हुआ कि उसमें रोग का मुकाबला करने वाले लाल कीटाणु रोग की मदद करने वाले कीटाणुओं से कहीं ज़्यादा हैं। तब उन्होंने वहाँ के लोगों की खुराक व निरीक्षण किया। पता चला कि अधिकतर दही और लस्सी का प्रयोग करते हैं। दही में बहुत सी बीमारियों के कीटाणुओं को मारने की शक्ति है। बीमारी का मुकाबला इन नजाकतों और नफासतों से नहीं होता, बल्कि शरीर में ऐसी शक्ति से होता है। मैंने चूहा सेधन शाह की बात सुन ली। मैंने तौलिए से शरीर में लाल कीटाणु फैले या श्वेत, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं तो इतना जानती हूँ कि बचपन ही से मुझे सफाई पसंद है, बस कि मैं साफ सफाई से रहने वाली हूँ। मैं इस तरीके से दूसरे की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकती। वसंत, तुमने फिर अपने मामा और मौसा की कथा छेड़ी। मामा ने विलायत हो आए हैं, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि वे कहते हैं वह वेद वाक्य है। उस दिन तुम्हारे मौसा आए थे, उन्होंने हाथ धोए तो मैंने कहीं भूल से तौलिया पेश कर दिया। उन्होंने दांत निपोर दिए। मैं किसी दूसरे के तौलिए से हाथ नहीं पोंछता और वे अपने रुमाल से पोंछने लगे। मैं पूछता हूँ, अगर वे उस तौलिए से हाथ पोंछ लेते तो उन्हें कौन सी बीमारी चिपट जाती? मधु, अब यह और तुम्हारे मामा जी, तुम्हारे जाने के एक दिन बाद मैं उनके यहाँ गया। रात वही रात, दूसरे दिन मुझे सीधे दफ्तर आना था। कहने लगे हजामत यहीं बना लो। मैंने कहा मैं एक दिन छोड़कर हजामत बनाता हूँ, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। तब उन्होंने अनुरोध किया तो मैंने कहा अच्छा बनाए लेता हूँ। तब वे एक निकृष्ट सा रेजर ले आए और कहने लगे नकल उतारते हुए, मैं अपने रेजर से किसी दूसरे को हजामत नहीं बनाने देता, इसलिए मैंने मेहमान के लिए दूसरे रेजर रख छोड़े। क्रोध के मारे मेरा रक्त खोल उठा। अपने आप को रोककर मैंने केवल इतना कहा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर सेव कर लूँगा। मधु, मामा जी अपनी बात जारी रखते हुए, इस पर शायद उन्होंने महसूस हुआ कि मुझे उसकी बात बुरी लगी और उन्होंने मुझे अपने ही रेजर से हजामत बनाने के लिए विवश किया। किंतु मेरे हजामत बनाने के बाद मेरे ही सामने ब्लेड उन्होंने लॉन में फेंक दिया और नौकर से कहा कि रेजर को मतलब साफ कर लो, ठीक है। मैं कहती हूँ आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं, आपको बुरा लगा। स्वच्छता की भावना भी काव्य और कला की भांति है। वसंत आवेग में उसके पास आकर, क्यों काव्य और कला को अपनी इस घृणा में घसीटते हो? तुम्हें ऐसे वातावरण में पले हुए सब लोगों की नफासत में नफरत की भावना काम करती है। शरीर से गंदगी से जीवन में
नफरत की। मधु चुप रहती है। वसंत और मुझे जीवन से घृणा नहीं, मुझे शरीर से घृणा नहीं, और मैं सच कह दूँ मुझे गंदगी से भी घृणा नहीं। मधु तो फिर कूड़ों के ढेरों पर बैठिए। फिर कुर्सी पर जा बैठता है और कुर्सी की ओर समीप ले जाता है। मुझे गंदगी से घृणा नहीं, किंतु गंदगी पसंद नहीं करता। बड़ा नाजुक सा फर्क है। यदि हमने जीवन का सामना करना है तो रोज़ गंदगी में दो चार होना पड़ेगा। फिर हमसे घृणा कैसी? जिन गरीबों को तुम अपने बरामदे के फर्श पर भी पाँव न रखने दो, मैं उनके पास घंटों बैठ सकता हूँ। मधु हंसती है। वसंत और मैंने ऐसे गंदे इलाके में जीवन निरंतर कई वर्ष बिताए हैं जहाँ तुम्हारी स्वच्छता की सनक तुम्हें गुजरने तक न दे। मधु पर अब तो आप विपन्न नहीं, अब तो आप गंदे इलाके में नहीं रहते। विपन्नता की विवशता को मैं समझ सकती हूँ, किंतु गंदेपन का स्वभाव मेरी समझ से दूर की वस्तु है। वसंत तो तुम्हारे विचार से मैं स्वभाव से गंदा हूँ। मधु उसी वैशाली हंसी। मैं कब कहती हूँ? वसंत ऐसे दिन मुझ पर आए तब एक बनियान पहने मुझे कई दिन गुजर जाते थे, उसे धोने तक का अवकाश नहीं मिलता था, और अब मैं दिन में 2 बार बनियान बदल लेता हूँ। अगर यह गंदेपन की आदत है तो मधु हम उसी हंसी के साथ मैं कब कहती हूँ। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। बड़ी सिंपल सी एकांकी है, एक तौलिया पर आधारित है कि किस तरीके से व्यक्ति को साफ सफाई रखनी चाहिए और किस तरीके से ये सफाई की बात से कैसे वसंत और मधु में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। मधु व वसंत मध्यवर्गीय परिवार के हैं, है ना। वसंत दिल्ली की एक फर्म में काम करता है। मधु पढ़ी लिखी और आडंबर प्रिय नारी होती है। वह अपनी सुरुचि एवं सभ्यता का दिखावा करती है तथा घर में हाथ पोंछने के, हजामत करने के, नहाने के, हाथ मुँह धोने के अलग अलग तौलिए रखती है, और इसी तौलिए को लेकर आपस में पति पत्नी में मतभेद शुरू हो जाता है। ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे मैं कल पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।